वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का द लिविंग वर्ल्ड में। तो लिविंग वर्ल्ड में बच्चों हमने काफी सारे जो कल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, ठीक है, काफी सारे जो एग्जांपल्स थे जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता था कि आप लॉजिकली सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बच्चों कल देखी थी। तो ये सारे जो पैटर्न है, ये सारे जो टिपिकल्स है हमारे पास में क्वेश्चंस है, ठीक है, लॉजिकल इलॉजिकल जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोलॉजिकली हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते बच्चों, कल हमने देखा था कि जैसे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमने देखा था कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है ना। दूसरी बात हमने देखी थी मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा था बच्चों, मेटाबॉलिज्म के बाद में हमने देखा था कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये देखने को थे, ये सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, सेल ऑर्गेनाइजेशन के बाद में हम देखेंगे कि इसमें जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कॉन्शियसनेस जो है, तो कॉन्शियसनेस के बारे में भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें अब देखने को मिलता है कि जैसे कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेल ऑर्गेनेल्स, ये सारे जो है इसमें कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कुछ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। डिफाइनिंग कैरेक्टर है और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है, ठीक है। डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है। तो इससे हमको यह समझ में आता है कि हम कुछ जो एग्जांपल्स है उसको डिफाइन कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, ये सारी चीजें छोड़िए, अभी हम देखते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन का। सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखने से पहले हम RH विटेकर का, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखने ही वाले हैं, तो RH विटेकर का हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि उसने जो दिया था स्ट्रक्चर, 5 किंगडम स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was proposed by RH विटेकर, ठीक है। RH विटेकर ने जो है 1969 में क्या किया था, ये जो है स्ट्रक्चर जो है प्रपोज किया था। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर इसने किस तरह दिया था, सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है, ना कि हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जस्ट सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, समझने के लिए। लिविंग बीइंग, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो इसमें देखिए लिविंग का है, लिविंग में आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स, लिविंग में आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है बच्चों। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में आप जानते हो। तो प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिलता है मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के बारे में आप जानते हो। यूकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, है ना, ये सारी चीजें आप देखने को देखते हो, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर में कौन सा फाइलम आता है, यूनिसेलुलर में आता है प्रोटिस्टा, किसके, यूकैरियोट्स के यूनिसेलुलर में, ठीक है, प्रोटिस्टा, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, मल्टीसेलुलर में भी 2 टाइप है, इसमें विथ सेल वॉल, मतलब आपको देखने को मिलेगा प्लांट एंड फंगी या फिर फंजाई आप बोल सकते हो। विदाउट सेल वॉल, ठीक है।
विदाउट सेल वॉल। तो एनिमेलिया, एनिमल, ठीक है, विदाउट सेल वॉल। तो ये इतने किंगडम जो है, इतने किंगडम, ठीक है, कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी और एनिमल, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी और एनिमल, इतने जो क्लासिफिकेशंस है बच्चों, तो इतने क्लासिफिकेशंस हमको देखने में आते हैं। तो इन क्लासिफिकेशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि सेल ऑर्गेनाइजेशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कौन नहीं कर सकेगा बिना इसको देखे? कोई भी कर सकता है सेल ऑर्गेनाइजेशन को। अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो बच्चों जल्दी जल्दी यहां से यूनिसेलुलर निकालना शुरू कर दो, तो यूनिसेलुलर कौन कौन निकालेगा? यूनिसेलुलर मोनेरा और प्रोटिस्टा। इसके अंदर इसके अंतर्गत जितने भी, इसके अंदर जितने भी स्पीसीज आएंगे, इसके अंदर जितने भी स्पीसीज आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी स्पीसीज आएंगे, तो ये सारी स्पीसीज क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। करण और अर्जुन यूनिसेलुलर है, पर ये करण जो है प्रोकैरियोटिक का यूनिसेलुलर है और ये अर्जुन जो है यूकैरियोटिक का यूनिसेलुलर है, ठीक है, इसमें डिफरेंस है इसलिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम बोलेंगे कि बच्चों मल्टी सेलुलर को क्या करो, मल्टी सेलुलर को डिस्टिंग्विश करो। तो मल्टी सेलुलर को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे बच्चे जो है, हमारे शूरवीर जो है, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स है, तो वो क्या करेंगे, इसको डिस्टिंग्विश कर देंगे, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, है ना। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो इस तरह से हमको क्लासिफिकेशन दिखाई पड़ता है सेल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। अभी इसी पर से हम देखते हैं बच्चों जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी जैसे सपोज हम फंगस ले लेते हैं, फंगस ले लेते हैं, ठीक है, विथ सेल वॉल, यूकैरियोट्स है, ठीक है। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर के थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पोर के थ्रू जितना भी रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, मतलब उसमें गैमेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, गैमेट जो है प्रेजेंट नहीं है, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, कर रहा है बेचारा कैसे तो भी, अपनी जिंदगी को काट रहा है, ठीक है, अपनी जिंदगी को काट रहा है, यूं ही चला जा रहा है। तो इसमें देखिए फंगी क्या कर रहा है, फंगी क्या कर रहा है, फंगी क्या कर रहा है कि स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि या नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल है, क्योंकि ये अपने स्पोर के थ्रू दूसरी फंगी को जन्म दे रहा है ना, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, तो रिप्रोडक्शन बिल्कुल हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है बच्चों, इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अभी मोनेरा के बारे में, मोनेरा के बारे में अगर देखेंगे तो मोनेरा में जनरली आप देखोगे, मोनेरा में आप जनरली देखोगे कि फ्लैजेलेट, डिनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड्स, ये किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, ठीक है। फ्लैजेलेट, डिनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड्स मतलब क्या है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे एग्जांपल थर्मो एसिडोफिलस, थर्मो एसिडोफिलस, है ना, थर्मो एसिडोफिलस, ये देखने वाले आगे, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम हेलोफिल्स, हेलोफिल्स, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है सारे के सारे, ये क्या है, बैक्टीरिया है सारे के सारे। अब ये देखो, अब ये वाले बैक्टीरिया देखो, ये जो डिनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, डिनोफ्लैजेलेट्स होते हैं और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है, तो इनको शेडो बैक्टीरियल बोलते हैं, और जो फ्लैजेलेट्स होते हैं उनको बैक्टीरिया बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया जो बोला जाता है, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया हम जो बोलते हैं, तो उसमें काफी सारे जो एग्जांपल्स है, लाखों करोड़ों एग्जांपल्स है, तो वो देखने वाले हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों नहीं देखेंगे लेकिन देखने वाले। तो थर्मो एसिडोफिलस मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रहते हैं। मिथेनोजेंस मतलब क्या हो रहा है कि एक गैस के थ्रू, मतलब मीथेन गैस के थ्रू क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। हेलोफिल्स क्या हो रहे हैं, मतलब वो स्पेसिफिक मार्शी प्लेसेस में क्या रहेंगे, प्रेजेंस रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों इन सभी में हम देखते हैं, इन सभी में हम देखते हैं कि ये रहने के लिए स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं, एक एडेप्टेशन कर रहे हैं, रहने के लिए स्पेसिफिक एडेप्टेशन कर रहे हैं। तो एडेप्टेशन करना ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है।
मुझे बताओ, मुझे अगर यहाँ से लातूर से मुझे हैदराबाद में रहने के लिए जाना है, लातूर से मुझे हैदराबाद में रहने के लिए जाना है, मतलब कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई जॉब नहीं है उधर, बस रहने जाना है, ठीक है, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है क्या? नहीं। कोई बिना काम के अगर जा रहा है, आप घर में टोकते ना हमारे कि बिना काम के क्यों जा रहा है बाहर, तो ये चीजें होती है नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। हम मतलब बता नहीं सकते, लेकिन इनको हम बता सकते क्योंकि ये क्या है इनका, ये क्या इनका हैबिटेट है, ये क्या इनका हैबिटेट है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि उसी टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है। मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है भी, डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। तो डिफाइन हम उसको कर सकते हैं कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है बच्चों, तो इस तरह से ये डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। तो देखिए बच्चों, जो मैंने कॉन्शियसनेस के बारे में हम देखेंगे, तो जो मैंने पहले आपको बताया था एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल मैं फिर से दोहराऊंगा क्योंकि वही एग्जाम्पल हमें देखना है फिर से, जो बच्चों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। जो बच्चों ने एग्जाम्पल नहीं देखा होगा कॉन्शियसनेस के बारे में, तो एग्जाम्पल मैं फिर से दोहराऊंगा। तो इसमें देखिए बच्चों कि एक पर्सन है जो ब्रेन डेड है, ठीक है, एक पर्सन है जो ब्रेन डेड है, बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है, उसके कोई चांसेस नहीं है कि वो अलाइव ब्रेन के साथ में जिएगा, ठीक है, अलाइव ब्रेन के साथ में जीने वाला है ऐसा कोई इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे अगर ब्रेन डेड है तो उसको कहाँ रखा जाएगा, ये सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, होगी या नहीं होगी, ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या तो होगी या तो नहीं होगी। तो इसमें देखिए बच्चों, अगर ब्रेन डेड पर्सन है तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूं। आपका क्या मानना है, ठीक है, आपका क्या मानना है वो कमेंट में बताइए, ठीक है, हमें बताइए कि किस तरह से ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहेगी। अब नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए रहेगी क्योंकि उसका जो हार्ट है, उसका जो हार्ट है वो रहेगा पेस मेकर पर, वो रहेगा पेस मेकर पर, इसलिए क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी जो है डिफाइनिंग नहीं रहेगी। पेस मेकर पर है ना, आर्टिफिशियली उसको लगाया जा रहा है ना, आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा उसकी जो हार्ट रेट है, जो भी उसका ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में, तो वेंटिलेटर पर है, हार्ट जो रेगुलेट हो रहा है पेस मेकर से, डायलिसिस पे रखा गया है, मशीन के थ्रू ही उसको क्या किया जा रहा है, मशीन के थ्रू ही रखा जा रहा है ना। ब्रेन डेड पर्सन है, डेड पर्सन है, उसको कहां पर रखा गया, पेस मेकर पर, पेस मेकर पर, ठीक है, पेस मेकर पर रखा गया। नेक्स्ट रखा गया पेस मेकर के बाद में हम देखते हैं कि डायलिसिस पर उसको रखा गया, डायलिसिस पर रखा गया। थर्ड हम देखते हैं वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर पर है, ठीक है, ऑक्सीजन उसको दिया जा रहा है ब्रीदिंग करने के लिए, ठीक है, ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन उसको दिया जा रहा है। तो ये पर्सन जो है ये क्या है, अनकॉन्शियसनेस है, सो इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ, अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिया जाए तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या रहेगी, हम जो अलाइव है, हम जो चल रहे हैं, हमारे पास में कॉन्शियसनेस है, हम इससे उससे बातें कर पा रहे हैं, हम इससे उससे हलचल कर पा रहे हैं, हलचल कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं, लोकोमोशन कर पा रहे हैं, सारी की सारी जो हमारे अंदर प्रोसेसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन है, तो क्या चिंता है, हम कॉन्शियस है, हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो बच्चों इस तरह से हम जो रहेंगे वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम रहेंगे। देन हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सारे जो पार्ट है हमने कवर कर लिए हैं। ये बहुत बेसिक से हम पढ़ रहे बच्चों, बहुत बेसिक से। आपका जो भी सपोज नीट वगैरह में आप होगे ना,
तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो डाइवर्सिटी जो है वो जरूरी है। अभी डाइवर्सिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए अगर डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, अगर डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो डाइवर्सिटी अगर नहीं है, जैसे सपोज मेरी हैबिटेट है कि मुझे गर्मी में क्या हो जाता है, मेरी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन खराब हो जाती है, ऐसी डाइवर्सिटी मेरी है। सेम बाकी सभी जितने भी 121 करोड़ या फिर 131 करोड़ जनसंख्या है, सभी की अगर वही हैबिटेट रहेगी, किसी में वेरिएशंस नहीं, किसी में इम्यूनिटी नहीं, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस नहीं, किसी की बॉडी जो है रेजिस्ट नहीं कर पा रही है कोई बीमारी को, कोरोना हो गया तो सब क्या हो रहे, इम्यून सिस्टम नहीं है किसी का, तो डाइवर्सिटी होना जरूरी है ना, डाइवर्सिटी होना जरूरी है। अगर सेम अगर किसी का रहेगा, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, एकता में विविधता, मतलब भारत देश में कितनी डाइवर्सिटी, कितने सारे कल्चर्स है, तो हमारे अंदर डाइवर्सिटी होना जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर देखिए डॉग का जो नेचर है और हमारा नेचर अगर देखा जाए, नेचर मतलब जो हैबिटेट है, तो वो गंदा पानी कहीं से भी पी लेता है, हम पी सकते हैं क्या, नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी बैलेंस होकर चल रहे हैं, हम लोग सभी बैलेंस होकर चल रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि इसमें डाइवर्सिटी होना जरूरी है। तो अब ये डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी में कितने टाइप है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये टाइप की डाइवर्सिटी हमने देखी है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, 3 टाइप की जो डाइवर्सिटी बच्चों वो देखी है। अभी देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर बोला गया है, जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर बोला गया है तो सीधी साफ उसके नाम में ही हमें समझ में आ रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या। जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे हमने बोला कि इम्यून सिस्टम के बारे में बात की, तो इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट ऑल्सो द पार्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे इम्यून सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है हमारी मदर से हमको मिलती है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी हमारे फादर मदर के जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे हमको इम्यूनिटी मिलती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हम में और एनिमल्स में काफी वेरिएशंस रहेगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब क्या, जैसे सपोज अभी हम फ्लावर की जैसे डाइवर्सिटी देखते हैं, ठीक है, फ्लावर की जैसे डाइवर्सिटी देखते हैं, जैसे हेलियांथस एनस, हेलियांथस एनस, ठीक है, हेलियांथस एनस जैसे है। तो हेलियांथस एनस की अगर डाइवर्सिटी आप देखोगे तो उसके अलग अलग वेरिएशंस है ना, अलग अलग उसके सेपल पेटल्स है, तो इस तरह से। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब ये दोनों चीजें सभी कुछ मिलाकर जो बनती है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो देखिए बच्चों डाइवर्सिटी में बहुत सारे जो है फैक्ट्स हमको नजर आते हैं, डाइवर्सिटी में बहुत सारे फैक्ट्स हमको नजर आते हैं। तो डाइवर्सिटी के कुछ हम फैक्ट्स हम देखेंगे यहां पर। सबसे पहले एक साइंटिस्ट पर आते हैं, कार्लोस लीनस, कार्लोस लीनस, ठीक है, कार्लोस लीनस। अब कार्लोस लीनस ने क्या किया बच्चों, कार्लोस लीनस ने दिया वेरिएशंस कितने, एनिमल क्लासिफिकेशन में, एनिमल क्लासिफिकेशन में और प्लांट क्लासिफिकेशन में, और प्लांट क्लासिफिकेशन में, ठीक है। क्लासिफिकेशन में इसने क्या किया कि वेरिएशंस लाए। अब देखो ये वेरिएशंस क्यों जरूरी थे, वेरिएशंस क्यों जरूरी थे। अभी जैसे मैं एक आधा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे इधर आलू को
आलू बोला जाता है। हमारे इधर आलू को पोटैटो मतलब आलू बोला जाता है। कई दूसरी जगह पर उसको आड़ू बोला जाता है, कई दूसरी जगह पर उसको आड़ू बोला जाता है। इंग्लिश में उसको पोटैटो बोला जाता है, फ्रेंच में कुछ और बोला जाता होगा, जर्मन में कुछ और बोला जाता होगा, चाइनीज में कुछ और बोला जाता है होगा। ठीक है, चाइनीज में कुछ और बोला जाता होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इनमें क्या होती है कि वेरिएशंस होती है। ठीक है, वेरिएशंस होती है। तो जैसे आलू के बारे में अभी बोला, जैसे हम जासवंत के पेड़ को, ठीक है, ठीक है, जासवंत के पेड़ को या फिर गुलाब के पेड़ को, ठीक है, गुलाब को हमारे इधर गुलाब बोलते हैं और दूसरी जगह कुछ और बोला जाता होगा, चाइना में कुछ और बोला जाता होगा। तो इस तरह से जो है फिर उसको एक साइंटिफिक नेम दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया रोजा साइनेंसिस। ठीक है, रोजा साइनेंसिस। तो इसको भी लिखने की टेक्निक्स है बच्चों, इनको भी लिखने की टेक्निक्स है। तो ये टेक्निक्स जो है, टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है। ठीक है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है। अभी देखिए, जैसे एक आधा पर्सन है, उसका नाम जो है एक पर्टिकुलर उसका नाम है, जैसे राजेश नाम दिया गया है, किसी को राजेश नाम दिया गया, तो देखिए उसको इंडिया में भी राजेश बोला जाएगा, पाकिस्तान में भी राजेश बोला जाएगा, अमेरिका में भी राजेश बोला जाएगा और चाइना में भी राजेश ही बोला जाएगा। समझ में आ गया, सभी जगह पर उसको राजेश बोला जाएगा। लेकिन जो है कार्लस लिनस ने क्या किया, इसी तरह जैसे राजेश को राजेश बोला जा रहा है हर जगह पर, तो उसी तरह उसने किया कि जैसे मैंगो को हर जगह मैंगो ही बोला जाना चाहिए, मैंगो को हर जगह मैंगो ही बोला जाना चाहिए कि नहीं, जो बोला चाहिए, तो मैंगो को मैंगो बोलना चाहिए, इसलिए क्या दिया उसने, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें क्या आता था, जीनस और स्पेसीज। ठीक है, जीनस और स्पीसीज, ये दो चीजें आती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि एक नाम को जो है एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नाम से ही उसको बुलाया जाना चाहिए। जैसे जीनस स्पीसीज, तो उसमें जैसे रोजा साइनेंसिस है, रोजा क्या है, उसका जीनस है, साइनेंसिस क्या है, उसकी स्पीसीज है ना। रोजा क्या है, उसका जीनस है, और साइनेंसिस क्या है बच्चों, उसकी स्पीसीज है। तो उसको उसी के नाम से हर जगह जानना चाहिए। तो इसलिए क्या किया कार्लस लिनस ने, अपने अथक प्रयासों से एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। अभी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है, तो वो क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, दो इसमें जो आते हैं काउंसिल्स आते हैं। ठीक है, दो इसमें कोड आते हैं, दो कोड आते हैं। अब इसमें कोड कौन से आते हैं, ICBN और ICZN, ICBN एंड ICZN। ठीक है, कार्लस लिनस ने क्या किया था कि ये जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, फिर बाद में और इसका डेवलपमेंट हुआ, और ICBN एंड ICZN। अब देखिए बच्चों, ये जनरली एग्जाम में जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे आपकी NTSC की एग्जाम है, नीट की एग्जाम है, तो इसमें फुल फॉर्म जो है जनरली पूछा जाता है। कुछ साल पहले तक पूछा जाता था, अभी जो है थोड़ा घुमा फिरा कर इसमें पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ICBN एंड ICZN में क्या होता होगा, क्या लगता होगा, तो इसमें जो है ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को ही इसमें मेंशन किया जाता है बच्चों, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को ही मेंशन किया जाता है। सबसे पहले हम डाइवर्सिटी देखने से पहले डाइवर्सिटी को सेपरेट कैसे किया जाता है, डाइवर्सिटी देखने से पहले डाइवर्सिटी को सेपरेट कैसे किया जाता है, ये चीजें जान लेते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि क्या होती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को तो आपने देखा है बच्चों, ये जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये यही पार्ट है डाइवर्सिटी के, और क्या है।
ठीक है, तो देखिए चलते हैं अभी ICBN और ICZN की तरफ। ICBN और ICZN, ठीक है। तो ICBN मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इस नाम के ऊपर से तो आपको दूसरा नाम तो समझ में आ ही गया होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो इस तरह से क्या है ICBN और ICZN। इसमें क्या आते हैं? बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में इसको करते हैं जैसे पेड़ पौधे फूल पत्ती जितना भी है, ठीक है, पेड़ पौधे वगैरह जो है वो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में आता है। दो पार्ट है बायोलॉजी के, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में क्या आते हैं? पत्ते पेड़ आते हैं, मतलब औषधि वनस्पति शास्त्र, ठीक है। और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में प्राणी शास्त्र मतलब एनिमल इसमें आता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ICBN और ICZN मतलब एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन, तो ये सारे जो है इसमें किए जाते हैं। जैसे कि आपके बीच में से कोई लड़का होगा, आपके बीच में से कोई बच्चा होगा या फिर लड़की होगी, है ना, लड़का या फिर लड़की होगी, तो उन्होंने क्या किया होगा कि जैसे उन्होंने एक आधा प्लांट का शोध किया होगा, प्लांट की जो है डिस्कवरी की होगी, डिस्कवरी मीन्स उसको रिसर्च किया होगा या फिर खोजा होगा। तो ये हो सकता है आप खोजोगे, आप बनोगे साइंटिस्ट। तो इसमें आप देखिए कि जिस भी बच्चे ने ये सारा कुछ चीज किया होगा, जिस भी बच्चे ने ये सारा परफॉर्मेंस दिया होगा, तो उस बच्चे ने क्या किया कि ICBN जैसे फूल पत्ती की है तो ICBN में दे दिया, और जैसे एनिमल्स के बारे में अगर दिया तो ICZN के बारे में दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पेटेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हो, पेटेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे और जैसे नाम हम लिखते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका मैंने लिख दिया, मैंगीफेरा इंडिका जो है मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका जो मैंने लिखा है, तो इसमें देखिए जीनेटिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट इसको बोला जाता है, ठीक है। जीनेटिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट। तो बच्चों आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने जो देखिए कोई भी क्वेश्चन के जो है 5 रहते हैं, 5 W रहते हैं, वाई, व्हाट, हु, हुज, हुम, ठीक है। वाई, व्हाट, हु, हुज, हुम, तो मतलब कौन, किसके, कैसे, कहां और किस पद्धति से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने जानी। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले जो है क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर सभी एनिमल और प्लांट एक साथ में अगर आ जाएंगे, अभी मिलियंस ऑफ एनिमल और प्लांट की स्पीसीज है ना, मिलियंस ऑफ एनिमल और प्लांट की स्पीसीज है, अभी भी उसमें से तो कई हजारों जो स्पीसीज है वो ढूंढी भी नहीं गई है, हजारों स्पीसीज जो है ढूंढी भी नहीं गई है, तो उनका सेपरेशन जरूरी है। तो कार्लस लिनस ने एक आइडिया दिया, उसके आइडिया के बेस पर ये सारी जो है संस्थाएं निर्माण हुई, ये सारी संस्थाएं निर्माण हुई। उन्होंने जो है जीनस और स्पीसीज जो है उसके भरोसे पर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के भरोसे पर ये सारी चीजों को सेपरेट करना शुरू किया। तो डाइवर्सिटी तो होना जरूरी है, लेकिन डाइवर्सिटी को सेपरेट करना ये एक अपने आप में बड़ी बात है। तो ये अपने आप में बड़ी बात को इन्होंने साबित किया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है ना।
तो अभी हम देखेंगे बच्चों बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को जो है वो लिखना कैसे है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैसे लिखना है। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लिखते कैसे है, टेक्निक्स फॉर राइटिंग ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। टेक्निक्स of writing of binomial nomenclature। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जनरली जो होते हैं, जनरली जो नाम होते हैं, द नेम अराइज फ्रॉम लैटिन ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन। ठीक है, लैटिन ओरिजिन से ये क्या होते हैं, अराइज होते हैं। तो लैटिन ओरिजिन से अराइज होने की वजह से इनको क्या जनरली क्या किया जाता है, ऐसा है तिरछे तिरछे जो लिखे जाते हैं ना, वो होते हैं लैटिन में लिखे जाते हैं। ठीक है, और उनकी जो राइटिंग स्किल भी होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, ठीक है, देयर ओरिजिन, they are originated from their irrespective nomenclature। ठीक है, तो इसमें जनरली जो होते हैं लैटिन में आप जो है लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लैटिन में नहीं लिखते हो तो उसके लिए भी क्राइटेरिया जो है वो दिए गए हैं। तो उसमें, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि जैसे आप रखोगे, जैसे इफ यू आर राइटिंग, इफ यू आर राइटिंग बाइनोमियल नेम, बाइनोमियल nomenclature, it should be underlined, it should be underlined। ठीक है, it should be underline रहना चाहिए। ठीक है, और उसका ओरिजिन अंडरलाइन एंड राइट इट्स ओरिजिन ऑल्सो। ठीक है, राइट इट्स ओरिजिन ऑल्सो, तो ओरिजिन भी आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, ओरिजिन लिखना जरूरी है। अब सपोज इसमें जैसे आप देखोगे, ठीक है, तो फर्स्ट एपिथेट, द फर्स्ट एपिथेट should be show their genetics, show their genus, and second is their specific epithet। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट उसका शो होना चाहिए। तो इस तरह से, तो देखिए बच्चों, इसको शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो जैसे मैंगीफेरा हमने इंडिका हमने लिया, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसको ये चारों चीजें जो है हम यहां पर कवर करते हैं। ठीक है, चारों चीजें जो है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो इसमें देखिए बच्चों, जो मैंगीफेरा इंडिका हमने लिखा है, तो मैंगीफेरा इंडिका जो हमने लिखा है, हम इटैलिक में तो नहीं लिख सकते, हम प्रिंटेड में शायद ही प्रिंट कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट इसमें जीनस आपका आना चाहिए और स्पीसीज आपके आना चाहिए, जीनस और स्पीसीज दोनों चीजें आना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हमने कवर कर लिया। और जैसे ये कार्लस लीनस ने अगर खोज किया है तो लीन ऐसा इसमें लिखा जाना चाहिए, जिसने भी ओरिजिन का इसका किया है तो लीन, जैसे कार्लस लीनस ने अगर किया होगा तो लीन इसका ओरिजिन आना चाहिए। 3 पॉइंट हमारे कवर हो गए।
और फर्स्ट लेटर जो है हमारा, ये जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रहेगा, बाकी सारे जो है स्मॉल रहेंगे, है ना। फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रहेगा, बाकी सारे जो है स्मॉल रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें देखिए बच्चों, काफी सारी जो चीजें हैं आपको जो है वो समझ में आनी चाहिए बेसिक लेवल पर। ये सारा जो है बेसिक लेवल पर ही है, सारी चीज जो है वो बेसिक लेवल पर है। तो बेसिक लेवल पर है तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। ये सारी चीजें लिखने के ये सिली मिस्टेक्स होती है। जब भी आप एग्जाम में सपोज आप याद भी कर लिया, जैसे कॉकरोच का नाम आपने याद कर लिया, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, तो उसको क्या लिखना है, जैसे सबसे पहले तो क्या करना है, पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना, ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना अंडरलाइन कर दिया। पहला वर्ड जो होता है वो पहला वर्ड जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, पहला वर्ड जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, बाकी के जो रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे, है ना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इटैलिक्स में नहीं भी लिख रहे हो, सपोज इसका जो ओरिजिन है वो किया है, लीन नहीं किया है, तो इसका नाम जो रहेगा वो लीन आगे लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलता है, लेकिन लीन जो रहना है वो जरूरी है अगर आपको ओरिजिन पता है तो। बाकी जीनस और स्पीसीज जो है वो रहना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से बच्चों आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को आप क्या कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा, अभी तक के लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा कि जैसे सेलुलर और कॉन्शियसनेस के बारे में हमने देखा। सबसे पहले तो हमने सेलुलर और कॉन्शियसनेस के बारे में देखा। नेक्स्ट चीज हमने देखी बच्चों, नेक्स्ट चीज हमने देखी कि ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो डाइवर्सिटी के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि डाइवर्सिटी में और क्या क्या हो सकता है, डाइवर्सिटी में और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी में लिनस कार्लस ने बहुत कुछ देकर रखा है हमें, लेकिन उसको फिर और जो बाकी के बचे हुए लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया। ICBN और ICZN नाम की और दो संस्थाएं आई, जिसमें क्या हुआ कि बॉटनिकल नेमिंग और जूलॉजिकल नेमिंग अलग अलग हो गई। तो इस तरह से, और ये हमने देखा कि जो है साइंटिफिक नेम को एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की बच्चों। काफी इंटरेस्टिंग हमारे बीच में यहाँ पर जो हुए हैं लेक्चर में, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए। ये चीजें एक बार में समझ में आ जाएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही सिंपल लेवल पर हमने समझने की कोशिश की है। तो बच्चों अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का क्लास हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही।